Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. No problem. Okay. Okay. So yesterday we studied about the two superpowers, how they emerged, and what were the consequences of being in Cold War, and what was the result of the Cold War, how it was implemented. And I gave you a homework, a short homework. You have to study this uh, paragraph. Have you studied this one? I told you to study this one paragraph as your homework. It is all about these pictures. Students, speak up. Yes, ma'am. Yes. Okay, no problem. जिन्होंने पढ़ लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, आज का दिन और देते हैं आपको, इसको पढ़िएगा. Okay, ma'am. The emergence of the two power blocks. अब ये दो सुपर पावर्स जो हैं ये किस तरीके से प्रॉपर शेप में ले रही हैं, किस तरीके से इनका असर जो है दुनिया के और हिस्सों पर पड़ रहा है, क्या अलग अलग सिस्टम जो है यहाँ पे फॉलो अप हो रहे हैं, कैसे डिविजन हो रहा है अलग अलग जगहों का इन सुपर पावर्स के तहत, और कौन कौन से दो कैंप्स, ये कैंप्स का रूप इन्होंने किस तरीके से लिया है, दो सुपर पावर्स जो है वो दो कैंप्स की तरह कैसे बन के आई हैं, कैसे निकली हैं, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर पढ़ने को मिलेगी. साथ ही साथ आपको ये भी पता पड़ेगा कि किस तरीके से ये डिवीजन जो है अलग अलग हुआ है देश का, सॉरी वर्ल्ड का डिवीजन जो है वो किस तरीके से हुआ है, और कौन से ऐसे लोग थे जो बाद में इस चीज को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं कर रहे थे और इन सुपर पावर्स के ब्लॉक से बिल्कुल अलग थे. ठीक है. सो now we will study this line to line. The two superpowers were keen on expanding their spheres of influence in different parts of the world. ये दोनों ही सुपर पावर्स जो थी ये पूरी तरह से कोशिश कर रही थी कि दुनिया के हर एक हिस्से पे अपना असर डालें. In a world sharply divided between the two alliance systems, a state was supposed to remain tied to its protective superpower to limit the influence of the other superpower and its allies. अब क्या था, यहाँ पे एक चीज चल रही थी जो बेसिकली ये थी कि दो अलायंस सिस्टम चल रहे थे, दो सुपर पावर्स थी, उनको कुछ लोग सपोर्ट करते थे, तो उनका काम बेसिकली ये था कि वो अपनी एक तो अपनी सुपर पावर को जो उनका कैंप उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, सपोज यूएसए को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं वो यूएसए को साथ देंगे, साथ ही साथ उनका काम ये है कि वो दूसरी जो सुपर पावर है यानी कि यूएसएसआर जो है उसका असर दुनिया पे कम पड़े, वो भी उसकी हर चीज कोशिश करेंगे, लिमिटाइजेशन करेंगे उसकी इन्फ्लुएंस का. ये इनका बेसिक काम था. या उसके जो यूएसए है, सपोज यूएसए को सपोर्ट करने वाली एक कंट्री है, वो क्या करेगी, वो बेसिकली यूएसएसआर और उसके जो एलाइज हैं, उसकी जो सपोर्टर्स हैं, उनका असर नहीं पड़े, कम से कम पड़े दुनिया पर, वो ये कोशिश करेंगे. तो दोनों ही इस तरह की चीजों को करने में लगे हुए थे. द स्मॉलर स्टेट्स इन द alliances used the link to superpowers for their own purposes. और जो छोटी छोटी स्टेट थी जो अपने सुपर पावर को सपोर्ट कर रही थी, वो अपने पर्पस से कर रही थी उसको सपोर्ट, उनका अपने खुद के मोटिव थे कि वो, अब ऑब्वियसली बात है कि जब आपको कोई फायदा मिलेगा तभी तो आप किसी चीज को सपोर्ट करोगे, तो उनका अपना उद्देश्य था. They got the promise of protection, weapons, and economic aid against their local rivals, mostly regional neighbors with whom they had rivalries. अब इनको क्या सपोर्ट दिया जा रहा था, वो ये था बेसिकली कि इनको बोला जा रहा था कि आपको हम अलग अलग तरीके से सपोर्ट करेंगे, यानी कि हम आपको अलग चीजों में, एक तो पहली बात आपकी कंट्री को, आपकी स्टेट को प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपको हथियार प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको इकोनॉमिक आर्थिक मदद भी देंगे. और ये बेसिकली इनको किन से बचाने के लिए था, जो इनके आसपास के नेबर्स थे, रीजनल नेबर्स थे, जिनसे इनको खतरा था, जिनसे इनकी दुश्मनियां थी, उनसे बचाने के लिए था. तो इसके लिए इनको ये सुपर पावर्स जो है ये सारी चीजें प्रोवाइड करा रही थी. इसको मार्क कर लेना, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप अपने आंसर के अंदर इसको प्रॉपरली मेंशन कर सकते हो कि इसका उद्देश्य क्या था. The alliance systems led by the two superpowers therefore threatened to divide the entire world into two camps. अब यही
जो अलायंस सिस्टम था जिसमें ये लोग एक ना एक ग्रुप को ज्वाइन करे हुए थे, इससे क्या खतरा हुआ था दुनिया को कि दुनिया जो है वो 2 कैंप्स के अंदर बट जाएगी। खतरा बस ये था। दिस डिवीजन हैपेंड फर्स्ट इन यूरोप। सबसे पहले ये डिवीजन यूरोप के अंदर हुआ था। मोस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप साइडेड विद द यूएस। काफी सारी कंट्रीज जो थी यूरोप की वो यूएस के साथ में थी। एंड दोज ऑफ ईस्टर्न यूरोप जॉइन द सोवियत कैंप। अब यूरोप 2 हिस्सों में बट गया है। वेस्टर्न यूरोप जो है वो यूएसए के साथ दे रहा है और जो ईस्टर्न यूरोप है वो सोवियत कैंप को ज्वाइन कर रहा है, यानी यूएसएसआर को ज्वाइन कर रहा है। दैट इज वाई दीज वर ऑल्सो कॉल्ड द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंसेस। इसीलिए इनको वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंसेस का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया? अभी तक किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. ओके, अब ये देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग डिवीजन दिख रहा होगा। वॉर्सो पैक्ट क्या है? वॉर्सो पैक्ट जो है उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ये रेड कलर से दिख रहा है आपको, यूएसएसआर वाला सारा जो है इसके अंदर, ये वाली जर्मनी, रोमेनिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, वॉर्सो, बर्लिन, ये ईस्ट जर्मनी, ये सारी चीजें डिवाइडेड है। ठीक है, ये इसके अंदर आ रही हैं। और उसके अपोजिटली जो है वो नाटो मेंबर्स वाला है, इसके बारे में भी अपन नीचे पढ़ेंगे। ये अमेरिका को फेवर्ड करते हुए बनाया गया है। इसके अंदर जर्मनी के ही अब देख लो 2 हिस्से हो रखे हैं। ईस्ट जर्मनी वॉर्सो के अंदर है और वेस्ट जर्मनी जो है वो इसके अंदर है, नाटो के अंदर है। तो इसके अंदर स्पेन, मैड्रिड, फ्रांस, ये सारी डेनमार्क, नॉर्वे, ब्रिटेन, ये सारी चीजें, इटली, ये सब इसके अंदर है। और इवन ये टर्की और ग्रीस जो है ये भी इसके अंदर ही आ रहे हैं। तो ये किस तरीके से डिवाइड हो रखा है। अदर कम्युनिस्ट नेशंस जो है वो ग्रीन से हैं, जैसे कि बेलग्रेड और इसकी कैपिटल है यूगोस्लाविया की ये। और फिर बाकी के दूसरे जो हैं, जो किसी उनका कोई ज्यादा रोल नहीं है, वो ग्रे कलर से इन्होंने रिप्रेजेंट कर रखे हैं, जैसे कि आयरलैंड, डबलिन, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब चीजें। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड जो है वो येलो कलर से दिखा रखा है, सेकंड वर्ल्ड जो है वो रेड कलर से, और थर्ड वर्ल्ड जो है वो ग्रीन कलर से दिखा रखा है। तो वर्ल्ड जो है वो किस तरीके से डिवाइड हो रखा है, इसके बारे में आप डिटेल में नीचे पढ़ोगे। बाकी आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू तो मिल ही गया है कि किस तरीके से डिवीजन हुआ था उस समय में। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। The Western Alliance was formalized into an organization, the North Atlantic Treaty Organization, which came into existence in April 1949. अब जो वेस्टर्न अलायंस था जिसके बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा था, उसके अंदर क्लियरली ये बताया गया है, एक तो उसका फुल फॉर्म क्या है, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अपने एग्जिस्टेंस में आया था अप्रैल 1949 के तहत। ठीक है, it was an association of 12 states which declared that armed attack on any one of them in Europe or North America would be regarded as an attack on all of them. अब इस नाटो के अंदर 12 स्टेट्स जो है इन्होंने इन्वॉल्व करी थी और इनका मेन मोटिव ये था, ये बेसिकली वेस्टर्न यूरोप जो है उसके लिए बोला गया था, जो यूएसए के फेवर में था। और इसका मेन मोटो ये था कि अगर नॉर्थ अमेरिका या इन 12 स्टेट्स के अंदर में से किसी एक पर भी किसी ने हमला किया तो उसको ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति ने नहीं, उस कंट्री ने हम 12 के 12 लोगों पर 12 की 12 स्टेट्स पर हमला किया है और हम साथ में मिलकर के उसका जवाब देंगे। ये इनका मेन मोटो था उस समय में, इनका एम यही था इस चीज को फॉर्म करने का। ईच ऑफ दीज स्टेट वुड बी ऑब्लाइज टू हेल्प द अदर, और हर एक स्टेट जो है ये 12 के 12 इनमें से ये एक दूसरे को मदद करने के लिए पूरी तरीके से ऑब्लाइज है, यानी कि इनको मदद करनी ही पड़ेगी। अब द ईस्टर्न अलायंस, जो ईस्टर्न अलायंस था उसका नाम दिया गया था द वॉर्सो। ठीक है, द वॉर्सो पैक्ट and was led by the Soviet Union, जो USSR है उनके द्वारा चलाया गया था ये वॉर्सो। It was created in 1955। अब ये तो बना है 1949 के अंदर नाटो, और ये वॉर्सो पैक्ट जो है वो 1955 में क्रिएट किया गया है। Its principal function was to counter NATO forces in Europe। इसका मेन एम यही था कि नाटो ने अगर कोई चीज यूरोप के अंदर, ईस्टर्न यूरोप के अंदर करी है, कहीं इन्होंने कोशिश करी है या इनके अलग अपनी हथियाने की कोशिश करी है, तो ये उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसलिए ये वॉर्सो पैक्ट साइन किया था ईस्टर्न अलायंस ने। समझ में आया वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस क्या है?
और नाटो मेंबर्स कौन थे और वॉर्सो पैक्ट क्या था, क्लियर हुआ? अब ये मैप जो है आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा Yes, ma'am. कि ये लोग मिलकर के इनके खिलाफ काम कर रहे थे, और फिर जब इन्होंने ये फ्रेम कर लिया था तो उनका मेन एम ये था कि भाई इनसे लड़ने के लिए हमें भी कुछ बनाना पड़ेगा यूएसएसआर वालों के लिए, तो उन्होंने वॉर्सो पैक्ट साइन किया था। इनके जो ईयर्स हैं वो आपको याद रखने हैं, इसका मंथ भी आपको दे रखा है। अप्रैल 1949 में नाटो साइन हुआ है, एग्जिस्टेंस में आया है, और वॉर्सो पैक्ट जो है वो 1955 में आया है। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ये भूलनी नहीं है, इंपॉर्टेंट है। फिर है इंटरनेशनल अलायंसेस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा were determined by the requirements of the superpowers and the calculations of the smaller states। अब इंटरनेशनल अलायंसेस क्या थे कि कोल्ड वॉर एरा के समय ही छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स जो हुआ करती थी सुपर पावर्स की, उनकी कैलकुलेशन की जाती थी स्मॉलर स्टेट्स को मिला करके। As noted above, Europe became the main arena of conflict between the superpowers। अब आप जैसे कि समझ ही सकते हो, अभी तक जितना भी पढ़ा है तो एक ही कॉन्टिनेंट का नाम जो है वो बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है, वो है यूरोप का। ठीक है, तो यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो एक बेसिक कॉन्फ्लिक्ट एरेना बन गया था, यानी कि एक एरिया बन गया था ऐसा, जहां पर ये सुपर पावर्स को लेकर, सुपर पावर्स के बीच में बहस चल रही थी या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, क्योंकि यूरोप के दो डिवीजन हो गए थे, ईस्टर्न और वेस्टर्न। इन सम केसेस द सुपर पावर यूज देयर मिलिट्री पावर टू ब्रिंग कंट्रीज इनटू देयर रिस्पेक्टिव अलायंसेस। कई बार जो है कुछ केसेस के अंदर ये सुपर पावर्स अपनी मिलिट्री का यूज करती थी इन बाकी जो अलायंसेस होते हैं उनको अपने फेवर में लेके आने के लिए अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करती थी वो। सोवियत इंटरवेंशन इन ईस्ट यूरोप प्रोवाइड्स एन एग्जांपल। और सोवियत यूरोप जो था, सॉरी सोवियत इंटरवेंशन यानी कि यूएसएसआर का इंटरवीन करना, इंटरफेयर करना ईस्ट यूरोप के अंदर, वो इसका एक अच्छा एग्जांपल है। The Soviet Union used its influence in Eastern Europe, backed by the very large presence of its armies in the countries of the region, to ensure that the eastern half of the Europe remained within its sphere of influence। अब यहाँ पे ये जो यूएसएसआर है, ठीक है, इन्होंने क्या करा था, ईस्टर्न यूरोप जो है उसको बेसिकली कोशिश करी थी अपनी आर्मी की मदद ली थी इन्होंने इसको अपने कब्जे में रखने के लिए। ठीक है, एक तरीके से इनफॉर्मल वे में मैं अगर बोलूं तो ये इन्होंने अपने कब्जे में रखने के लिए इनको अपनी आर्मी का इस्तेमाल किया था कि कैसे ना कैसे करके ईस्टर्न यूरोप जो है वो कम से कम इनके ही कब्जे में रहे, इनके ही इन्फ्लुएंस में रहे। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोला जो जा रहा है, इनके घेरे जो है प्रभाव का, उसमें ही ये लोग रहे, कई सारे इसके कंट्रीज जो थी वो। In East and Southeast Asia and in West Asia, Middle East and the United States built an alliance system called the South Asian Treaty Organization (SEATO) and the Central Treaty Organization (CENTO)। अब नाटो और वॉर्सो पैक्ट के अलावा भी कुछ और ट्रीटी साइन हुई हैं ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया जो है उसके लिए, और वेस्ट एशिया जो है, मिडल ईस्ट जो है उसके लिए। यूनाइटेड स्टेट ने एक और अलायंस सिस्टम बनाया जिसमें उन्होंने साइन करवाया, उसका नाम दिया द साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर एशिया, जैसे कि नाम से ही आपको पता पड़ रहा है, एशियन कॉन्टिनेंट जो है उसके अंदर की जो कुछ पार्ट्स हैं वो इन्होंने इंक्लूड करवाए। ठीक है, और दूसरा था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो। The Soviet Union and the Communist China responded by having close relations with regional countries such as North Vietnam, North Korea and Iraq। अब उसी के तहत जब इन्होंने आगे बढ़ करके दूसरा जब इन्होंने सिस्टम बनाया तो इनको भी लगा कि नहीं, हमें और इस चीज को आगे लेके जाना पड़ेगा। तो सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चाइना क्यों बोला जाता है, कोई बता सकता है? चाइना को हम कम्युनिस्ट चाइना क्यों बोलते हैं, क्यों बोला गया है ऐसा? What do you mean by communist? कल मैंने आपको बताया था कम्युनलिज्म का मतलब। Anyone? हम कम्युनिटी जो है वो दूसरी कम्युनिटी पे रूल करती है। पूरी तरह तो नहीं, थोड़ा बहुत ही सही है। कम्युनिस्ट चाइना इसलिए बोला जाता है कि एक पार्टी ही रूल करती है, कम्युनिस्ट पार्टी, इसीलिए चाइना के नाम के आगे कम्युनिस्ट लिखा गया है, क्योंकि वहां पर वन पार्टी रूल चलता है, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चाइना ने जो है रिस्पॉन्स दिया, इसका रिस्पॉन्ड दिया, उन्होंने भी बाकी अपने रिलेशंस बढ़ाए। रीजनल कंट्रीज जो थी जैसे कि नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और इराक, इनसे अपने रिलेशंस को मजबूत करने का उन्होंने शुरुआत करी।
अभी तक किसी को कोई भी दिक्कत आई हो किसी भी पैराग्राफ के अंदर तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। नो मैम। मैम एक बार ये वाला वापस बताइए, ये इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग वाली लाइंस जो है ना, बोल के बताना एक बार कौन। इंटरनेशनल अच्छा, ओके। इंटरनेशनल अलायंस। International alliances during the Cold War era were determined by the requirements of the superpowers and the calculations of the smaller state. अब ये इंटरनेशनल अलायंसेस की इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा, उसका मेन बेसिकली ये था कि कौन सी सुपर पावर्स को क्या जरूरत है। अब जरूरत है एज इन की कहाँ पे उनको अपना बेस मजबूत करना है कि वो दूसरी सुपर पावर को घेर सके। एक ये उनका मोटिव हो सकता है जिसको आप अपने तरीके से समझ सकते हैं कि अब जैसे कि आप ये देख सकते हो इस मैप के अंदर नाटो के मेंबर्स जो है वो किस तरीके से इसको घेर रहे हैं। ठीक है, इस जो दूसरी सुपर पावर है उसको घेर रहे हैं। तो भाई आगे के ये जो दूसरे स्टेट्स हैं, दूसरी सॉरी कंट्रीज हैं, उनको अपने अंडर वो कैसे लेंगे, कैसे नहीं लेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से इंक्लूड करेंगे। और ये भी तो इनका साथ तभी देंगे ना जब इनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स ये लोग पूरी करेंगे। तो वो सारी चीज यही इस पर डिपेंड करती है। इंटरनेशनल अलायंसेस उसी पर डिपेंड करते हैं कि सुपर पावर्स की रिक्वायरमेंट क्या है और स्मॉलर स्टेट्स की कैलकुलेशंस क्या है जिनको वो अपने अंदर इंक्लूड करके उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके और अपना जो खुद का एम है उसको भी वो पूरा कर सकें। ये इस लाइन के अंदर समझाया गया है। और दूसरी चीज ये बोली गई है, as noted above, Europe became the main arena of conflict between the superpowers. In some cases, the superpowers use their military power to bring countries to their respective alliances. अब इसके अंदर ये बोला गया है कि ये जो लाइन थी उसको जस्टिफाई करने के लिए कि कैसे आप देख सकते हो कि यूरोप के इन्होंने प्रॉपरली दो डिवीजन हो रखे हैं, एक यूएसएसआर का और एक यूएसए का। तो यूरोप जो है वो मेन बेसिक कन्फ्लिक्ट बन गया था इन चीजों का कि इसकी कंट्रीज जो है वो पूरी तरह से डिवाइड हो रखी थी दो हिस्सों में, वेस्ट और ईस्ट में। और उसका रीजन यही था कि सुपर पावर्स जो है वो कोशिश कर रही थी कि दूसरी सुपर पावर का जो एक जो है वो दूसरे का असर कम करने, इन्फ्लुएंस कम करने, प्रभाव कम करने के लिए काम कर रही थी। कैसे ना कैसे करके मेरी एक सुपर पावर जो है उसी की चीजों को माना जाए। अब कुछ तो ये था और दूसरा ये अपनी मिलिट्री पावर्स का इस्तेमाल करते थे जिसका एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पर यूएसएसआर के तौर पे दिया है कि यूएसएसआर ने ईस्टर्न यूरोप में कोशिश करी थी, मतलब कोशिश क्या करी थी, ये पूरी तरह सक्सेसफुल रही थी कि अपनी आर्मीज का इन्होंने यूज करा था कि भाई इनका इन्फ्लुएंस बना रहे, इनका दबदबा जो है वो बना रहे उस एरिया पर। ठीक है, उस कंट्री यूरोप की जो कंट्रीज हैं उस पर इनका वो बना रहा है। अब कुछ जगहों पर तो ये रहता है, हो पाती हैं चीजें, और जो छोटी मोटी जगह हैं जो नहीं हो पाई, कंट्रोल में नहीं कर पाए, उसके लिए दूसरी सुपर पावर जो है वो भी लगी हुई थी कि कैसे ना कैसे करके अभी हम जो है इसको कंट्रोल में कर सकें। तो उसके लिए वो दूसरा लाइन सिस्टम बनाए जा रहे थे, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है नीचे की तरफ, ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया हुआ हो या वेस्ट एशिया हुआ हो, मिडल ईस्ट हुआ हो या यूनाइटेड स्टेट ने कोशिश करी थी नए अलायंस सिस्टम के अंदर कि ये वाली साइड जो है इनको अंडर लिया जाए, और उसके लिए उन्होंने नया साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो और सेंटो जो है उसको साइन करा, जिसके अंदर इन्होंने और बाकी की कंट्रीज को इंक्लूड करा, अपने फेवर में करा वो सब काम। और उसी के तहत इसका जवाब देने के लिए सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चाइना जो है उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, और बाकी की जो कंट्रीज थी और जैसे कि वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और इराक, उनको हमने अंडर इंक्लूड करने का काम शुरू कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे चल क्या रहा है, ये चल रहा है कि कौन किसके फेवर में ज्यादा रहेगा, कैसे अपने फेवर में लाया जा सकता है बाय हुक और क्रुक। एक तरीके से आप समझ ही सकते हो जब वो मिलिट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चीज बोली जा सकती है। समझ में आया? यस मैम। मैम थैंक यू। Okay. The Cold War threatened to divide the world into two alliances. अब Cold War जो चल रहा था उससे खतरा था कि वर्ल्ड जो है दो हिस्सों में बट जाएगा. Under these circumstances, many of the newly independent countries, after gaining their independence from colonial powers such as Britain and France, were worried that they would lose their freedom as soon as they gained formal independence. अब ये जो दो हिस्सों में कोल्ड वॉर के दौरान उनको खतरा था कि दुनिया दो हिस्सों में बट जाएगी, उसी सर्कमस्टेंसेस के अंदर कई सारी ऐसी कंट्रीज भी थी जिनको अभी अभी आजादी मिली थी
और उनको आज़ादी किससे मिली थी? कॉलोनियल पावर्स जो हुआ करती थी, कॉलोनियल रूल जो चला करता था, उनसे उनको भी रिसेंटली आज़ादी मिली थी। जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस से उनको आज़ादी मिली थी, तो उनको भी ये खतरा था कि कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था, जैसे कि इंडिया इंडिया को उस समय ही आज़ादी मिली थी, 1945 से 47 के दौरान उनको आज़ादी मिली थी, काफी स्ट्रगल के बाद में। तो उनको भी यही खतरा लग रहा था कि भाई किसी ना किसी ये कैंप को ज्वाइन कर लेंगे तो फिर इन्हीं का दबदबा हमारी कंट्री पे रहेगा। पहले तो ये कॉलोनियल रूल चला, उसके बाद में अभी अगर ये किसी कैंप को ज्वाइन कर लेंगे तो वो हम पे रूल करेंगे। तो उनको अपनी आजादी का खतरा था, और जो कि उनको अभी रिसेंटली ही मिली थी। Cracks and splits with the alliances were quick to appear. अब कई बार ये जो अलायंसेस थे इनमें भी कई बार इनके क्रैक्स और स्प्लिट्स, यानी कि इनको कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे, लड़ाई, या इनको इनकी हाँ में हाँ ना मिलाओ या इनकी बात ना मानो तो विचारों का मतभेद हो जाता था, कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे थे। Communist China quarreled with the USSR towards the late 1950s and the 1969. They fought a brief war over a territorial dispute. अब उसी का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है क्रैक्स और स्प्लिट्स का, कि कैसे यूएसएसआर और कम्युनिस्ट चाइना के बीच में लड़ाई हुई थी 1950, मतलब लड़ाई एज इन क्वेरल हुई थी, बहस हुई थी 1950 से 1969 के बाद में, जो एक काफी शॉर्ट वॉर की तरह देखा गया था, एक टेरिटरी को लेकर के, टेरिटोरियल डिस्प्यूट को लेकर के हुआ था। The other important development was the non-aligned movement, which gave the newly independent countries a way of staying out of the alliance. दूसरा था non-aligned movement, यानी कि NAM, जो इंडिया ने काफी साइन किया था उसको भी, और बेसिकली इंडिया का नाम इस चीज में उठता ही है कि वहां पे जो नई नई आजाद हुई थी कंट्रियां, वो इन अलायंसेस से दूर रहे, उसके लिए उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो डेवलप कर लिया था, और ये काफी इंपॉर्टेंट रहा था। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am, no problem. Okay, so that's it for today. Kindly go through the chapter again and please conjure up your problems related to these topics which we studied yesterday and today, and we'll sort all of your problems in our next class, okay, in next week. So that's it for today. Now I'm going to send you a link for your other class. Okay, students? Thank you, ma'am. Welcome. Thank you, ma'am. Welcome.